दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है द साइंस हब में। आप लोग देख रहे हैं साइंस की स्पेशल सीरीज 120। यह इम्पोर्टेंट किसके लिए? रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम्स के लिए, पीएचडी टीएचडी के लिए, सुपर टेट टेट के लिए, सीटेट के लिए, इवन ऐसे सारे एग्जाम्स जिसमें साइंस आती है। यह सीरीज दोस्तों सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। इस सीरीज में जितने भी क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए ही क्वेश्चंस हैं और यह सीरीज दोस्तों टोटली एनसीईआरटी बेस्ड है। आइए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज क्वेश्चन नंबर 426 से। देखिए क्वेश्चन क्या है। पृथ्वी के भ्रमण की गति है, अर्थात जो पृथ्वी भ्रमण करती है, गति करती है, उसकी टाइमिंग, उसकी गति आपको बतानी प्रति मिनट के हिसाब से। तो फर्स्ट ऑप्शन है 28 किलोमीटर प्रति मिनट, ऑप्शन बी 31 किलोमीटर प्रति मिनट, ऑप्शन सी 25 किलोमीटर प्रति मिनट और ऑप्शन डी जो दिया गया 39.5 किलोमीटर प्रति मिनट दिया गया। तो दोस्तों जो अपनी पृथ्वी भ्रमण करती है प्रति मिनट में 28 किलोमीटर प्रति मिनट, अर्थात अपनी पृथ्वी 1 मिनट में 28 किलोमीटर का भ्रमण कर लेती है। अर्थात दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। आइए दोस्तों अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अब क्वेश्चन अपने पास 427। देखिए क्या है। जड़त आघूर्ण व कोणीय वेग का गुणनफल क्या होता है? जड़त आघूर्ण व कोणीय वेग का गुणनफल क्या होता है? ऑप्शन ए बल, ऑप्शन बी टार्क, ऑप्शन सी कार, ऑप्शन डी कोणीय संवेग। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 427। क्या है क्वेश्चन नंबर? 427 है और इसका आंसर आपको बताना है। देखिए जड़त आघूर्ण व कोणीय वेग का गुणनफल कोणीय संवेग होता है। क्या होता है? कोणीय संवेग होता है, अर्थात ऑप्शन डी करेक्ट है। क्या है? ऑप्शन डी करेक्ट है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब है अपने पास क्वेश्चन नंबर 428। देखते हैं क्या है। यदि कोई गेंद आरंभिक वेग 10 मीटर प्रति सेकंड से ऊर्ध्व रूप से ऊपर की ओर उछाली जाए तो 2 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा? अर्थात कोई गेंद है, इसको स्टार्टिंग में हम 10 मीटर प्रति सेकंड ऊर्ध्व रूप से ऊपर की ओर फेंकते हैं। 2 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा, अर्थात उसकी गति क्या हो जाएगी? ऑप्शन ए 9.8 मीटर प्रति सेकंड नीचे की तरफ, ऑप्शन बी 9.8 मीटर प्रति सेकंड ऊपर की तरफ, ऑप्शन सी 4.9 मीटर प्रति सेकंड नीचे की तरफ, ऑप्शन डी 4.9 मीटर प्रति सेकंड ऊपर की तरफ। बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यदि कोई गेंद आरंभिक वेग 10 मीटर प्रति सेकंड से ऊर्ध्व रूप से ऊपर की ओर उछाली जाए तो 2 सेकंड बाद उसका वेग 9.8 मीटर प्रति सेकंड नीचे की तरफ हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9.8 मीटर प्रति सेकंड नीचे की तरफ हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन ए करेक्ट है। अब अपने पास क्वेश्चन है 429 अर्थात 429। क्षैतिज वृत्त में नियत चाल से गतिशील वस्तु के लिए नियत है, अर्थात क्षैतिज वृत्त में नियत चाल से गतिशील वस्तु के लिए नियत है। ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा, ऑप्शन बी वेग और त्वरण दोनों, ऑप्शन सी वेग, ऑप्शन डी त्वरण। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों आपको हम बता दें, क्षैतिज वृत्त में नियत चाल से गतिशील वस्तु के लिए गतिज ऊर्जा नियत रहती है। जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर भ्रमण करती है तो उसे उस वस्तु की वृत्तीय गति कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? वृत्तीय गति कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों इसका बी ऑप्शन नहीं, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए ये रहा ऑप्शन ए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अपने पास 430। किसी हवाई जहाज की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण क्या है? जैसे कोई एरोप्लेन आसमान में उड़ रहा है तो उसकी ऊंचाई मापने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है?
ऑप्शन ए अल्टीमीटर, ऑप्शन बी एनीमोमीटर, ऑप्शन सी ऑक्सीमीटर, ऑप्शन डी बैरोमीटर। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, किसी हवाई जहाज की ऊंचाई अल्टीमीटर से मापी जाती है, वायु की गति को एनीमोमीटर से मापते हैं, वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापते हैं। अगर आपसे पूछा जाए हवाई जहाज की ऊंचाई कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो अल्टीमीटर के माध्यम से पता चलेगा। कितनी गति से वायु में चल रहा है या उड़ रहा है, तो वह एनीमोमीटर कहा जाएगा। वायुमंडलीय दाब, जिसको एटॉमिक प्रेशर कहते हैं, उसको बैरोमीटर से मापते हैं। अर्थात दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन है अपने पास 431। अंतरिक्ष में दो बिंदुओं की पृथकता की दूरी को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए आयतन, ऑप्शन बी लंबाई, ऑप्शन सी चौड़ाई, ऑप्शन डी क्षेत्रफल। तो बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतरिक्ष में दो बिंदुओं की पृथकता की दूरी को क्या कहा जाता है, तो इनको आयतन कहा जाता है। अर्थात ऑप्शन ए करेक्ट है। क्या कहा जाता है, आयतन कहा जाता है। अब क्वेश्चन हम लोग देख पा रहे होंगे 432। किसी वस्तु का संवेग 5 सेकंड में 40 किलोमीटर प्रति सेकंड तक बढ़ने के लिए कितना बल लगाना होगा। ऑप्शन ए 2 न्यूटन, ऑप्शन बी 4 न्यूटन, ऑप्शन सी 8 न्यूटन, ऑप्शन डी 10 न्यूटन। 10 4 2 8 ये ऑप्शन आपके रहे। क्वेश्चन नंबर है 432 और फटाफट आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों, किसी वस्तु का संवेग 5 सेकंड में 40 किलोमीटर प्रति सेकंड तक बढ़ने के लिए 8 न्यूटन बल लगाना पड़ेगा। कितना, 8 न्यूटन बल लगाना पड़ेगा। संवेग बराबर जो फार्मूला होता है द्रव्यमान इंटू वेग होता है। अर्थात 40 किलोमीटर क्या दिया गया, संवेग दिया गया है, द्रव्यमान पता करना है, तो हम 40/5 कर देंगे। क्या कर देंगे, 40/5 कर देंगे। जब 40/5 कर देंगे तो दोस्तों इसको काटेंगे तो आ जाएगा 8, अर्थात 8 न्यूटन इसका हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट है। क्या है, ऑप्शन सी करेक्ट है, 8 न्यूटन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर है अपने पास 433। उत्प्लावी बल निर्भर करता है। ऑप्शन ए तरल की गहराई पर, ऑप्शन बी विस्थापित तरल के केवल घनत्व पर, ऑप्शन सी विस्थापित तरल के केवल आयतन पर, ऑप्शन डी विस्थापित तरल के भार पर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर है अपने पास 433। आपको बताना है कि उत्प्लावी बल किस पर निर्भर करता है। देखिए, उत्प्लावी बल निर्भर करता है विस्थापित तरल के केवल घनत्व पर। अर्थात ऑप्शन बी करेक्ट है। तरल का घनत्व जितना अधिक होगा उत्प्लावी बल उतना ही अधिक लगेगा एवं वस्तु में द्रव तैरेगी। क्या है, द्रव में जो वस्तु है वह तैरेगी। उत्प्लावी बल को ही इंग्लिश में बायंट फोर्स कहते हैं। आपने अनुभव किया होगा कि पानी के अंदर किसी वजनदार पत्थर या 25 से 30 किलो के पत्थर को उठाना आसान हो जाता है, बट इसी पत्थर को आप नॉर्मल वायुमंडल में धरती पर लाकर उठाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। पानी में जब कोई वस्तु तैरने लगती है या उठाने में सुविधाजनक होता है हम लोगों को, तो वो किसके कारण होता है, वह होता है उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल को ही इंग्लिश में बायंट फोर्स कहते हैं। अर्थात दोस्तों क्वेश्चन नंबर 433 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन नंबर है अपने पास 434। प्रक्षेप का पथ होता है। ऑप्शन ए कोई भी वक्र पथ पर, ऑप्शन बी परवलय पर, ऑप्शन सी वृत्त पर, ऑप्शन डी सरल रेखा पर। तो दोस्तों क्वेश्चन है अपने पास 434 और आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर। बताइए क्या हो जाएगा। देखिए, प्रक्षेप का पथ क्या होता है, परवलय होता है। अर्थात ऑप्शन बी करेक्ट है। ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है। अब क्वेश्चन है अपने पास 435। देखिए क्या है, 100 वाट तथा 500 वाट के बल्ब के प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा यदि वोल्टता समान हो। ऑप्शन ए 1:5, ऑप्शन बी 5:1, ऑप्शन सी 1:25, ऑप्शन डी 2.5:1। बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों, 100 वाट तथा 500 वाट के प्रतिरोधों का जो अनुपात है 5:1 होता है यदि वोल्टता समान रहे। कम
वाट के बल्ब का प्रतिरोध अधिक तथा अधिक वाट के बल्ब का प्रतिरोध कम होता है। किसी पदार्थ का वह गुण जो चालक से होकर विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट डालता है वह प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? वह प्रतिरोध कहलाता है। इस क्वेश्चन का डियर स्टूडेंट्स जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी। अब अपने पास क्वेश्चन है 436। किसी वस्तु को 9.8 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया गया है। धरातल पर पहुंचने में वस्तु द्वारा लिया गया समय होगा। ऑप्शन ए 1 सेकेंड, ऑप्शन बी 2 सेकेंड, ऑप्शन सी 1.5 सेकेंड, ऑप्शन डी 2.5 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर क्या है? 436 है और आपको बताना है इस क्वेश्चन का फटाफट आंसर। देखिए चलिए बताते हैं। किसी वस्तु को 9.8 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया गया है। धरातल पर पहुंचने में वस्तु द्वारा लिया गया समय 2 सेकंड का होता है। अर्थात इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन है अपने पास, आप लोग देख पा रहे होंगे 437। क्या है? किसी वस्तु का वेग 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? ऑप्शन ए 3 गुना, ऑप्शन बी 6 गुना, ऑप्शन डी 9 गुना, ऑप्शन सी 9 गुना है और ऑप्शन डी 27 गुना है। बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा यदि अगर किसी वस्तु का वेग 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो गतिज ऊर्जा हो जाएगी 9 गुना। कितनी? 9 गुना, अर्थात ऑप्शन सी करेक्ट है। अब अपने पास क्वेश्चन नंबर है 438। हरे पत्तों वाला पौधा लाल प्रकाश में देखने पर कैसा दिखाई देगा? ऑप्शन ए हरा, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी बैंगनी, ऑप्शन डी काला। हरे पत्तों वाला लाल प्रकाश में देखने पर कैसा दिखाई देगा? हरे पत्तों वाला पौधा अगर है तो लाल प्रकाश में देखने पर वह कैसा दिखाई देगा? तो दोस्तों ये काला दिखाई पड़ेगा। कैसा दिखाई पड़ेगा? काला दिखाई पड़ेगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब आप लोग क्वेश्चन देख पा रहे होंगे 439। 439 परम दाब क्या है? ऑप्शन ए गेज दाब प्लस 1 बार, ऑप्शन बी गेज दाब प्लस 2 बार, ऑप्शन सी गेज दाब माइनस 1 बार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? परम दाब क्या है? देखिए दोस्तों जो परम दाब है गेज दाब प्लस 1 बार होता है, अर्थात करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर देख पा रहे होंगे 440। एक फेमेटो बराबर होता है। एक फेमेटो किसके बराबर होता है? ऑप्शन ए 10 की पावर -16 मीटर, ऑप्शन बी 10 की पावर -15 मीटर, ऑप्शन सी 10 की पावर -12 मीटर, ऑप्शन डी 10 की पावर -5 मीटर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर है अपने पास 440 और आपको बताना है कि एक फेमेटो किसके बराबर होता है। देखिए एक फेमेटो जिसको फर्मी भी कहते हैं बराबर होता है 10 की पावर -15। कितना? 10 की पावर -15 मीटर होता है। एक पीको किसके बराबर होता है? 10 की पावर -12 मीटर होता है। अर्थात दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर देख पा रहे होंगे 441। देखिए क्या है, देखना है। एक समान आयतन के लकड़ी तथा लोहे के गोले को h ऊंचाई से एक साथ गिराई जाए तो दोनों गिरेंगी। ऑप्शन ए कुछ अंतर पर, ऑप्शन बी एक साथ, ऑप्शन सी पहले लोहा फिर लकड़ी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों क्या है? ये रहा 441। आपको बताना है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगर इसमें पूछा क्या कि एक समान आयतन के लकड़ी तथा लोहे के गोले को एक समान ऊंचाई से अगर फेंका जाए, नीचे गिराया जाए तो क्या होगा? पहले कौन गिरेगा यह बताना है। देखिए एक समान आयतन की लकड़ी तथा लोहे के गोले को h ऊंचाई से एक साथ गिराई जाए तो दोनों एक साथ ही गिरेंगे, क्योंकि दोनों पर गुरुत्वाकर्षण बल समान लगता है। गुरुत्वाकर्षण बल हर वस्तु को पृथ्वी की ओर खींचता है, पृथ्वी के केंद्र की ओर। गुरुत्वाकर्षण बल को इंग्लिश में ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहते हैं। अर्थात इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब अपने पास क्वेश्चन नंबर है 442। प्लांक नियतांक h की विमा है। ऑप्शन ए कोणीय संवेग के, ऑप्शन बी ऊर्जा के, ऑप्शन सी संवेग के, ऑप्शन डी आवृत्ति के।
क्वेश्चन नंबर दोस्तों कौन सा है? ये रहा 442 और आपको बताना है कि प्लांक नियतांक h की विमा है क्या है? देखिए दोस्तों, प्लांक नियतांक h की विमा कोणीय संवेग के समान है। इन दोनों का विमा जो होती है ml⁻² - 1 है। ठीक है दोस्तों, अर्थात ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट है। क्या हो जाएगी? ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। कोणीय संवेग के प्लांक नियतांक h की जो विमा समान है, किसके समान होती? कोणीय संवेग के बराबर होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर है 443। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की ऑप्शन ए समान गति होती है, ऑप्शन बी समान वेग होता है, ऑप्शन सी समान त्वरण होता है, ऑप्शन डी समान बल होता है। बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का समान त्वरण होता है, अर्थात दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 443 और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब आप लोग देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 444 444। द्रव की बूंदें निम्नलिखित में से किसके कारण गोल हो जाती हैं? ऑप्शन ए विस्कासित, ऑप्शन बी वायुमंडलीय दाब, ऑप्शन सी अल्प भार, ऑप्शन डी पृष्ठ तनाव। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 444 और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव को इंग्लिश में सरफेस टेंशन भी कहते हैं। बारिश होती है तो बारिश की जो बूंदें होती हैं वह कैसी होती हैं? वो सर्किल में होती हैं, गोल होती हैं, वह पृष्ठ तनाव के कारण होती हैं। अब थोड़ी सी और इसके बारे में जानकारी आप लोग ले लीजिएगा। किसी द्रव का पृष्ठ तनाव वह बल है जो द्रव के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा की इकाई लंबाई पर रेखा के लंबवत कार्य करता है। पृष्ठ तनाव के कारण शेविंग ब्रश को जल से निकालने पर उसके बाल आपस में चिपक जाते हैं। समुद्री लहरों को शांत करने के लिए तेल गिराया जाता है। साबुन, डिटर्जेंट आदि जल का पृष्ठ तनाव कम कर देते हैं, अतः वे मैल में गहराई तक चले जाते हैं। पानी पर मच्छर के लार्वा तैरते रहते हैं, परंतु पानी में मिट्टी का तेल मिलाने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। आपने देखा होगा, पानी इकट्ठा हो जाए, मच्छर पनपने लगते हैं, अंडे देने लगते हैं, तो क्या होता है कि उसमें मिट्टी का तेल डाल दिया जाता है, जिससे सरफेस टेंशन हट जाती, अर्थात उस पानी की सतह से पृष्ठ तनाव खत्म हो जाती है और वो लार्वा पानी में डूबकर मर जाते हैं। जिसके कारण क्या होता है? फलस्वरूप लार्वा क्या होते हैं? पानी में डूबकर मर जाते हैं। साबुन के घोल के बुलबुले पृष्ठ तनाव कम होने के कारण बड़े बनते हैं। अक्सर लोगों ने शैम्पू या साबुन के बुलबुले बनाए होंगे, उड़ाए होंगे। वो इसलिए बड़े बनते हैं, उड़ते हैं, क्योंकि उनमें पृष्ठ तनाव होता है। गरम सूप स्वादिष्ट लगता है, कारण कि गरम द्रव का पृष्ठ तनाव कम होता है, अतः यह जीभ के ऊपरी सभी भागों में फैलता है, इसलिए दोस्तों यह टेस्टी लगता है। तो 444 का जो मैंने आपको करेक्ट आंसर बताया, ऑप्शन डी करेक्ट है, पृष्ठ तनाव, जिसको इंग्लिश में सरफेस टेंशन भी कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर है अपने पास 445। एमसीबी जो लघु पतन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है, काम करता। ऑप्शन ए धारा के तापन प्रभाव पर, ऑप्शन बी धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, ऑप्शन सी धारा के विद्युत लेपन प्रभाव पर, ऑप्शन डी धारा के रासायनिक प्रभाव पर। आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, धारा के तापन प्रभाव पर एमसीवी लघु पतन के मामले में विद्युत की पूर्ति को क्या करता? काट देता है, अर्थात इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर देख पा रहे होंगे 446। 446 द्रव की बूंद द्वारा सिकुड़ने तथा न्यूनतम आयतन ग्रहण करने की प्रवृत्ति निम्नलिखित गुण के कारण होती है। अर्थात जो द्रव की बूंदें होती है, सिकुड़ती हैं तथा न्यूनतम आयतन ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति होती है, जो उनमें नेचर पाया जाता है, वो उसका रीजन क्या होता है? ऑप्शन ए पृष्ठ तनाव, ऑप्शन बी श्यानता, ऑप्शन सी घनत्व, ऑप्शन डी वाष्प दाब। बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों, द्रव की बूंद द्वारा सिकुड़ने तथा न्यूनतम आयतन ग्रहण करने की प्रवृत्ति पृष्ठ तनाव के कारण होती है, अर्थात ये रहा ऑप्शन ए। और मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, पृष्ठ तनाव को इंग्लिश में सरफेस टेंशन भी कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर है अपने पास 447। एक साफ शीशे के प्लेट पर पानी की बूंद गिराने से वह फैल जाता है
जबकि पारे की एक बूंद गोलाकार बनी रहती, क्योंकि ऑप्शन ए पारा धातु होता है, ऑप्शन बी पारे का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है, ऑप्शन सी पारे का संसंजन जिसको कोहेशन कहते हैं उसका शीशे के साथ असंजन से अधिक होता है, ऑप्शन डी पानी का संसंजन उसका शीशे के साथ असंजन से अधिक होता है। तो क्वेश्चन नंबर है अपने पास 447 और आपको बताना है दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, एक साफ शीशे के प्लेट पर पानी की बूंद गिराने से वह फैल जाता है, जबकि पारे की एक बूंद गोलाकार बनी रहती, क्योंकि पारे का जो संसंजन है उसका शीशे के साथ असंजन से अधिक होता है। संसंजन से क्या है? असंजन अधिक है। एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को संसंजक बल कहते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को संसंजक बल कहते हैं। ठोसों का संसंजक बल अधिक तथा द्रवों का संसंजक बल कम होता है। बाई चांस आपसे पूछा जाए संसंजक जो बल होता है वो किसका अधिक होता है, तो जो ठोस होते सॉलिड्स होते हैं उनका कोहेसिव फोर्स होता है वह एक्स्ट्रा या पावरफुल होता है। दो भिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को आसंजक बल कहते हैं। जो अलग टाइप के हों, दो भिन्न पदार्थ के अणुओं के मध्य जो बल लगेगा उसको हम क्या कहेंगे? आसंजक बल कहेंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब अपने पास क्वेश्चन नंबर है 448। बर्फ समेत एक कांच के ग्लास के बाहरी तल पर जल बिंदु दिखते हैं, क्योंकि ऑप्शन ए ग्लास का बाहरी तल आर्द्रताग्राही प्रभाव दर्शाता है, ऑप्शन बी वायु की नमी ग्लास के ठंडे तल के संपर्क में आकर जल की बूंदों के रूप में घनीभूत हो जाती है, ऑप्शन सी ग्लास की दीवार के छोटे छोटे रंध्रों से बूंदें बनकर जल बाहर निकल आता है, ऑप्शन डी ए और सी। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 448 का। देखिए दोस्तों, आपको बताते हैं, बर्फ समेत एक कांच के गिलास के बाहरी तल पर जल की बूंदें दिखाई देती, क्योंकि वायु की नमी ग्लास के ठंडे तल के संपर्क में आकर जल की बूंद के रूप में घनीभूत हो जाती हैं, अर्थात ऑप्शन बी करेक्ट है। इस क्वेश्चन का क्या है? ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन है अपने पास 449। पारा कांच को नहीं भिगोता है, कारण ऑप्शन ए इसका पृष्ठ तनाव, ऑप्शन बी इसका संसंजन, ऑप्शन सी इसका असंजन, ऑप्शन डी इसकी श्यानता। तो बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाए। देखिए, असंजन बल के कारण पारा कांच को नहीं भिगोता है, पारा कांच पर नहीं चिपकता है, क्योंकि पारा और कांच के अणुओं के मध्य लगने वाला असंजक बल पारे के अणुओं के मध्य लगने वाला संसंजक बल कम होता है, अर्थात इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन है अपने पास 450। वायु में प्रचक्री, जिसको स्पिनिंग भी इंग्लिश में कहते हैं, क्रिकेट बॉल के दोलन की व्याख्या की जा सकती है, ऑप्शन ए बर्नौली की प्रमेय के आधार पर, ऑप्शन बी पवन द्वारा पैदा किए गए प्रक्षोभ के आधार पर, ऑप्शन सी वायु की उत्प्लावकता के आधार पर, ऑप्शन डी पवन की दिशा में अचानक परिवर्तन के आधार पर। तो क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर है 450 और आपको दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देना है। देखिए, वायु में प्रचक्री क्रिकेट बॉल के दोलन की व्याख्या व बर्नौली की प्रमेय के आधार पर की जाती है। किसके? बर्नौली थ्योरम्स के अनुसार, अर्थात इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बर्नौली प्रमेय के आधार पर। दोस्तों, यह सीरीज यहीं पर कंप्लीट होती है। उम्मीद है ये सीरीज आपको पसंद आई होगी। इसी तरीके की सीरीज आपको कंटिन्यू मिलती रहेंगी। आपको करना क्या है, इस सीरीज को अधिक से अधिक लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।